अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक है हमारा गैस्ट्रुलेशन। चैप्टर नंबर 8 हम लोग डेवलपमेंट एंड एजिंग को स्टडी कर रहे हैं। तो गैस्ट्रुलेशन क्या चीज़ है, हम लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ लिया था क्लीवेज का। हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा चांस है इसमें से क्वेश्चन बनने का। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे जो न्यूरोलेशन यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स किस तरह बनते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के फीटस के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर। तो आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई गैस्ट्रुलेशन क्या चीज़ है। मैं सिंपली आपको इसके बारे में पहले एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। हमारे एम्ब्रियो लेवल पे जो है वो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, 3 सेल्स की लेयर्स बनती हैं। एक का नाम है एक्टोडर्म, एक का नाम है मेसोडर्म और एक का नाम है एंडोडर्म। ये तीनों जो लेयर्स बनती हैं इनको, इनके बनने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन का। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम इनके बारे में पढ़ते क्यों हैं, हम क्यों देख रहे हैं कि ये लेयर्स क्यों बनती हैं, या जो ये लेयर्स हैं इसका क्या काम है, हम इनको क्यों बनते हुए देख रहे हैं, हम इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह ये तीनों लेयर्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टोडर्म जो है ये आपकी बॉडी की स्किन को बनाएगी। यानी कि जब फीटस बनेगा तो पहले जब फीटस जब एम्ब्रियो होगा उसमें पहले 3 सेल्स की लेयर बनेगी। ये एक सेल का जिसका नाम एक्टोडर्म है, इट विल फॉर्म द स्किन प्लस नर्वस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। नंबर 2 इज कॉल्ड मेसोडर्म, ये आपकी बॉडी में मसल्स को बनाएगी। आपकी बॉडी का जो सारा स्केलेटल्स, आपका स्केलेटल सिस्टम है, जो आपकी बोन्स हैं, रिब्स वगैरह हैं, उसको बनाएगी। किडनी वगैरह को बनाएगी। इसके अलावा जो हमारी अंदर वाली लेयर है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, जो कि एम्ब्रियो लेवल पे हम ये सारी बात कर रहे हैं, इस लेयर से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम, ये इनकी जो लाइनिंग है वो सारी बनेगी। तो ये तीनों सिस्टम इससे बनेंगे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। ये यहाँ पे इस टाइम आपके पास सामने जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था ब्लास्टोसिस्ट का नाम दिया था हमने, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे इनर सेल मैस हमने इसको नाम दिया था। जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हमने नाम दिया था इनर सेल मैस। ओके जी, अब होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनर सेल मैस है, कुछ सेल यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, एग्रीगेट हो गए हैं, और ये यहाँ पे आपको एक कैविटी नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं यॉर्क सैक। क्योंकि ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है, ह्यूमन का एम्ब्रियो में जो है वो यॉर्क नहीं होती। ओके, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें ये जो आपको आउटर मोस्ट लेयर नज़र आ रही है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये हमारे पास आउटर लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है। ओके, इसके बाद अब यहाँ पे देखें होगा क्या, इनर सेल जो मैस है ना, इसके जो सेल हैं ये अपने आप को ना 2 लेयर्स के अंदर अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली सारा ये कंट्रोल होता है, ये सब कुछ खुद ब खुद कंट्रोल होगा। ये जो इनर सेल मैस हैं ये अपने आप को 2 लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। एक लेयर मैंने यहाँ पे ऊपर बना दी है, एक लेयर यहाँ पे नीचे बना दी है। जो ऊपर वाली लेयर होगी इसका नाम है एपीब्लास्ट, क्योंकि ये ऊपर है, एपी मीन ऊपर, अपर साइड पे है, इट विल बी कॉल्ड एज एपीब्लास्ट। ओके, द लोअर लेयर विल बी कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिलो द एपीब्लास्ट। तो हाइपो मीन बिलो, तो ये एपीब्लास्ट के नीचे है, तो ये हाइपोब्लास्ट इसका नाम बन जाएगा। ये एपीब्लास्ट के नीचे मौजूद है। तो ये 2 लेयर्स में अपने आप को, यही वाले सेल अपने आप को 2 लेयर्स में इन्होंने अरेंज कर लिया। यॉर्क सैक वैसे की वैसी है। जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ना इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो है ना एक फ्लूइड होता है, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये क्या करता है, ये इस डेवलपिंग फीटस को, जो कि एक अभी एम्ब्रियो की कंडीशन में है, इसको जो है ना ये शॉक से बचाता है, शॉक वगैरह से। अगर कोई झटका वगैरह, कोई भी इस तरह की चीज़ शॉक वगैरह से बचाएगा, या जो है वो टेम्परेचर चेंजेस, अगर बॉडी में टेम्परेचर का चेंज आ रहा है मदर की बॉडी में, या कोई मदर को शॉक वगैरह अगर कोई लग रहा है, तो उससे ये जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड जो कि एमनियोटिक कैविटी में होगा ये उससे बचाएगा। ये इन 2 लेयर्स के नीचे ये इस इनर सेल मैस से इस इन 2 लेयर्स के बनने की वजह से ये खुद ब खुद एक कैविटी बन जाएगी, खुद ब खुद एक जो है ना वो थोड़ी सी खाली जगह यहाँ पे बन जाएगी, और इसमें जो है ये सेल्स जो होंगे ये एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड को रिलीज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एपीब्लास्ट बन चुकी है, हाइपोब्लास्ट बन चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा,
ये जो है ना एपिब्लास्ट, ये एपिब्लास्ट बाद में बन जाएगी एक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट बाद में बन जाएगी एंडोडर्म। ये किस तरह बनेगी और थर्ड लेयर किस तरह बनेगी वो हम अभी देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें, ये जो आपको सेल की लेयर ये वाली नजर आ रही है, ये जो आपको रेड में नजर आ रही है, इसका नाम क्या है? ये जो पहले एपिब्लास्ट थी इसका नाम यहाँ बन जाएगा क्या? एक्टोडर्म। ठीक हो गया। उसके बाद जो है फिर ये जो एक्टोडर्म है ना, या एपिब्लास्ट जिसको हमने पहले कहा था, एक्टोडर्म से ना कुछ सेल इस तरह ऊपर को माइग्रेट करेंगे, कुछ सेल ऊपर को इस तरह जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद ये आपको एक स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा है। इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो आपको इसमें एक स्टॉक सी डंडी सी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक सेल्स हैं सारे, इसके अंदर सारे सेल्स हैं। और यहाँ पे ये जो आपको चीज़ नजर आ रही है राउंड सी, जो है इसको बोलते हैं प्रिमिटिव नोब। प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव नोब एक स्ट्रक्चर है जो जहाँ से बनता है। इसके ज़रिए ये पहले ऐसे ऊपर को इस तरह बनेगा, बनने के बाद क्या होगा, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर से ना कुछ सेल जो होंगे ना, मूव करके यहाँ से जो सेंटर में सारी ये वाली, इसके ना ये वाली जो लेयर है, जो एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है, इस जगह पे ना ये सेपरेट हो जाएंगी, थोड़ा इसमें ना फासला हो जाएगा। फासला होने के बाद जो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इसमें से कुछ सेल मूव करना शुरू करेंगे, और यहाँ से जो है ना वो इस दोनों लेयर्स के बीच में एक न्यू लेयर बनाना शुरू कर देंगे, न्यू सेल्स की लेयर बन जाएगी। इस लेयर को हम नाम देते हैं क्या? मीजोडर्म का। क्योंकि ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बनी है, तो इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे मीजोडर्म का। अब आपने कुछ बातें अपने माइंड में रखनी है। जो ये है ना, आपसे कोई पूछे कि जो ये प्रिमिटिव नोब या प्रिमिटिव स्ट्रीक जो आपको ये स्ट्रक्चर सारा नजर आ रहा है, ये किससे बना है? ये बना है एक्टोडर्म से। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक्टोडर्म डिराइव्ड, यानी कि इसको एक्टोडर्म से बनाया गया है, ये एक्टोडर्म डिराइव है। और इसी प्रिमिटिव नोब से ही क्या बना है? ये मीजोडर्म बना है। यानी कि जो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये बना है एक्टोडर्म से। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टोडर्म से ही क्या बनती है? मीजोडर्म बनती है। क्योंकि एक्टोडर्म के ही कुछ सेल ये प्रिमिटिव नोब में या प्रिमिटिव जो ये स्ट्रीक है यहाँ पे गए, और इस तरह स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ से कुछ सेल जो है नीचे की तरफ मूव किए, और इस तमाम जो सेंटर में खाली जगह थी इसको फिल कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया मीजोडर्म का। यानी कि एक्टोडर्म से ही मीजोडर्म जो है वो बनती है। ये एक एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी इसको समझ लेना है। ठीक है, इस तरह ये तीन जो अब लेयर बन चुकी हैं, एक का नाम है एक्टोडर्म, एक का नाम है मीजोडर्म, एक का नाम है एंडोडर्म। इन तीनों लेयर्स का जो बनना है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम नाम देते हैं क्या? गैस्ट्रोलेशन का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स का मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना वो, ये जो हमारे जर्म लाइन सेल होते हैं, स्पर्म और एग होता है, जिसको हम लोग जर्म लाइन सेल भी कहते हैं, या जिसको हम सेक्स सेल कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं, उससे ये बनी है। उससे ये तीनों स्टार्टिंग वहीं से हुई है, जाइगोट बना, एम्ब्रियो वगैरह बना। तो इसलिए हम इनको जर्म लाइंस जो है ना वो लेयर्स का नाम भी दे सकते हैं। तो ये तीनों लेयर्स बन चुकी हैं इसी चीज़ के, इन्हीं के बनने का हम क्या नाम देते हैं? इसको हम गैस्ट्रोलेशन का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और इसको आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें। डायग्राम जिसको आती है डायग्राम बना के इसको देखें, डायग्राम बना के आप इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें, इंशाल्लाह आपके फुल नंबर आपको मिलेंगे, कोई आपका नंबर नहीं काट सकेगा। तो इसको बस प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।